रेडी स्टार्ट। सुरक्षित इलाज और साख। महाराष्ट्र के नासिक में ऑक्सीजन टैंकर के लीक होने के कारण आपूर्ति बाधित होने से 20 से अधिक कोविड मरीजों की दर्दनाक मौत जितनी दुखद है उतनी ही शर्मनाक भी। जांच के आदेश हो गए हैं, मुआवजों की भी घोषणा कर दी गई है, पर क्या ऐसे कर्मकांड पहली बार हो रहे हैं? पिछले एक साल में ही महाराष्ट्र व गुजरात में सिर्फ कोविड वार्डों में आग लगने और ऑक्सीजन आपूर्ति से जुड़े कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई बहुमूल्य जानें जा चुकी हैं। ये हादसे बताते हैं कि जीवन बचाने की जो उच्चतम सावधानी अस्पताल प्रबंधनों को बरतनी चाहिए, उसमें लगातार चूक हो रही है। निस्संदेह अस्पतालों पर अभी अभूतपूर्व दबाव है। तमाम डॉक्टर, सहायक कर्मचारी और प्रबंधन के लोग अपनी जान की बाजी लगाकर जनसेवा में जुटे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं इसलिए अधिक मर्माहत कर जाती हैं क्योंकि ये अस्वाभाविक मौतें हैं। ये मरीज जिंदगी बचने की आस लिए जाकिर हुसैन अस्पताल आए थे। कोरोना की दूसरी लहर भारत और भारतीयों के धैर्य की ही नहीं, इनकी क्षमता की भी परीक्षा ले रही है। दुनिया के कई देश इस महामारी से जंग में काफ़ी बेहतर स्थिति में पहुंच गए हैं। निस्संदेह इसमें उनकी सरकारों की संवेदनशील पहल, तत्परता और नागरिक अनुशासन की बड़ी भूमिका है। ताइवान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश तो मिसाल बनकर उभरे हैं। इजराइल, यूएई पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य के करीब हैं, बल्कि इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो अनिवार्यतः मास्क पहनने के आदेश को भी वापस ले लिया है। डेनमार्क यूरोपीय सैलानियों के लिए अपने बॉर्डर खोलने की तैयारी कर रहा है। छोटी आबादी वाले देश होने के कारण इनकी उपलब्धियां कमतर नहीं आंकी जानी चाहिए, बल्कि उनसे सबक सीखने की ज़रूरत है। आज एक साल बाद भी हमारे लिए युद्ध स्तरीय संघर्ष की स्थिति क्यों है? इसे दोहराने की न तो अब आवश्यकता बची है और न ही यह इसका वक्त है। अलबत्ता हमने वैक्सीन कूटनीति के जरिए जो छवि अर्जित की है, उसको बचाने की ज़रूरत है। हम यह नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि न्यूजीलैंड, ब्रिटेन के बाद मंगलवार को अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे भारत की यात्रा से फिलहाल परहेज बरतें। यह कोई अनहोनी बात नहीं है और इससे इन देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसी खबरों का दुनिया में अच्छा संदेश भी नहीं जाता। निस्संदेह केंद्र और राज्य सरकारें मौजूदा गंभीर स्थिति पर नियंत्रण के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही हैं, मगर अब भी कई मोर्चों पर बेहतर समन्वय और संजीदा पहल की ज़रूरत है। जैसे दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा और महाराष्ट्र में इसकी आशंका के मद्देनज़र गरीबों, मजदूरों का पलायन एक बार फिर शुरू हो चुका है। हालांकि इस बार पिछले साल जैसी
स्थिति नहीं है, लेकिन तब भी एहतियाती उपायों की खुलेआम अनदेखी हो रही है, जो 3 लाख के करीब दैनिक संक्रमण वाली स्थिति में चिंता की बात है। शासकीय दंड से अधिक अब नागरिकों को भरोसे में लेकर ही हालात से उबरा जा सकता है। कुंभ का उदाहरण हमारे सामने है, लेकिन तंत्र में नागरिकों के भरोसे की मजबूती के लिए हमें नासिक जैसी घटनाओं को रोकना होगा। दुनिया के सामने भी ऐसी घटनाएं देश की अच्छी तस्वीर नहीं पेश करती। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। विज्ञान भले अभी पंगु है, पर मानव धैर्य असीम है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री का संदेश था, हमें कोरोना के रोजाना बदलते स्वरूप से लड़ना भी है और सड़कों पर भूख से मरना भी नहीं है। यानी लॉकडाउन जनित आर्थिक विपदा से बचते हुए उपचार, बचाव और सुरक्षा के जरिए इस आंधी से उबरना है। इस वैश्विक संकट में कोरोना का बदलना स्वरूप सबसे बड़ी चुनौती है। अभी तक वायरस की पहचान, रोग का उपचार, म्यूटेशन प्रक्रिया और संक्रामकता पर प्रभावी रोक नहीं लग पाना विज्ञान की ही नहीं, मानव मस्तिष्क की सीमा बताता है। वैज्ञानिक 2 दर्जन से ज़्यादा घातक कोरोना वेरिएंट्स पहचान चुके हैं। सबसे ताज़ा है भारत का दोहरा म्यूटेंट B1617। रोग की पहचान के लिए जो RT-PCR टेस्ट चिकित्सा विज्ञान में गोल्ड टेस्ट माना जाता था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह प्रामाणिक नहीं है। इसके 4 मुख्य कारण बताए गए: सैंपल प्रभावित लोकेशन से न लेना, सही समय पर न लेना, वायरस का अपना चरित्र और साइकिल थ्रेशहोल्ड सिटी वैल्यू की परिभाषा में मतभेद। वैज्ञानिक अब मानने लगे हैं कि अभी जो टीके उपलब्ध हैं वे जरूरी नहीं कि हर नए म्यूटेंट्स पर समान रूप से प्रभावी हों। कुछ महीने पहले जब यह विश्वास हो गया कि कोरोना संकट दुनिया में खत्म हो रहा है, उस समय ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में नए वेरिएंट्स मिले। ये अमेरिका और भारत सहित कई देशों में फैले। वायरोलॉजी और जेनेटिक विज्ञान की सर्वमान्य अवधारणा थी कि एक ब्लड स्ट्रीम में एक ही वायरस के दोहरे वेरिएंट्स नहीं होते, लेकिन भारत में पाया गया वेरिएंट्स इसे गलत साबित करता हुआ ज़्यादा संक्रामक निकला। वैक्सीन के जरिए शरीर में बने एंटीबॉडीज को भी यह धोखा दे सकता है। लेकिन इन सबसे अलग एक शुभ समाचार यह है कि वैज्ञानिकों का एक दल वैक्सीन के एक सर्वथा नए DNA प्लेटफॉर्म पर फ्यूजन पेप्टाइड को सक्रिय करने में सफल हुआ है। इसका मानव ट्रायल शुरू हो रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस के हर वेरिएंट्स को प्रभावहीन करने में सक्षम होगी, क्योंकि यह ई कोलाई बैक्टीरिया के भीतर प्लाज्मिड के रूप में होगा। अनुमान है कि इसकी कीमत मात्र $1 होगी। देखना है मानव विवेक और जिजीविषा
इस धूर्त वायरस को कैसे हराती है। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। माँ की डांट से मैं कवि बना। मेरा जन्म चांदपुर में हुआ था, जो ढाका के नज़दीक है। चांदपुर मेरा ननिहाल था। मेरा पैतृक घर बरिशाल जिले के मारा रिपारा गांव में था, लेकिन मैं पावना जिले के पाकसी में पला बढ़ा, जहां मेरे पिता स्कूल में हेडमास्टर थे। हम 8 भाई बहन हैं और मैं अपने माता पिता की चौथी संतान हूँ। बचपन में मैं हमेशा दुर्गा पूजा के अवसर पर गांव जाने का इंतज़ार करता था। हमारे घर में दुर्गा पूजा होती थी। दरअसल गांव के हर घर में दुर्गा पूजा होती थी, लेकिन मेरे माता पिता धार्मिक रूढ़ियों में यकीन नहीं करते थे। मैं धर्मनिरपेक्ष माहौल में पला बढ़ा, हालांकि आसपास के माहौल में रूढ़ियाँ थीं, जैसे स्कूल के ब्राह्मण छात्र गैर ब्राह्मण शिक्षकों के पैर नहीं छूते थे। पाकसी में एक रेलवे कॉलोनी थी और उसके सामने पद्मा नदी बहती थी। वहाँ ग्रामीण माहौल था तो शहर की सुविधाएं भी थीं। दिलचस्प बात यह है कि 9 साल तक पिताजी ने मुझे स्कूल में नहीं डाला था। मेरी उम्र के सभी बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन मैं घर पर रहता था। मुझे नहीं मालूम कि पिताजी ने यह फैसला क्यों लिया था। चूँकि वह रविंद्रनाथ से बेहद प्रभावित थे, शायद इसलिए स्कूल की चारदीवारी में दी जाने वाली शिक्षा पर बहुत यकीन नहीं करते थे। घर पर ही मेरी पढ़ाई की व्यवस्था थी, हालांकि उस व्यवस्था से मुझे लाभ ही हुआ, क्योंकि बचपन में पढ़ते हुए मैंने स्वतंत्रता का भरपूर आनंद उठाया, जो बाद के जीवन में मेरे बहुत काम आया। हालांकि उसका यह नुकसान हुआ कि छोटी उम्र में वैसा अनुशासित नहीं हो पाया जो स्कूल जाने पर संभव होता। लेकिन स्कूल जाने से पहले ही रविंद्रनाथ का मेरे जीवन और सोच पर प्रभाव पड़ चुका था। मई 1941 में तब रविंद्रनाथ 80 साल के हो गए थे। पाकसी के स्कूल में धूमधाम से उनका जन्मदिन का समारोह मनाया जा रहा था। स्कूल के छात्र रविंद्रनाथ के नाटक मुक्तधारा का अभिनय कर रहे थे, जबकि मेरे पिताजी उस नाटक का निर्देशक कर रहे थे। मैं तब स्कूल में भर्ती नहीं हुआ था, लेकिन नाटक का रिहर्सल देखने जाता था। चूँकि मैं सब कुछ नहीं समझ पाता था, इसलिए एक दिन मैंने वह नाटक पूरा पढ़ने का फैसला किया। एक दोपहर को मैंने वह नाटक पूरा पढ़ डाला और मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता कि उस छोटी उम्र में ही उसके पाठ से मुझे कितनी खुशी हुई थी। उसी दिन से मैं रविंद्रनाथ का अनुयायी बन गया। रविंद्रनाथ की मृत्यु के बाद उस पर कई स्मरण छपे जो मैंने पढ़े। उनमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला स्मरण प्रथमनाथ बीसी का था। रविंद्रनाथ और शांति निकेतन रविंद्रनाथ और शांति निकेतन, जिसमें लेखक ने शांति निकेतन में बतौर छात्र अपना अनुभव लिपिबद्ध किया था। जबकि दूसरा मैत्रेयी देवी का स्मरण था। मोनपुरे रविंद्रनाथ, मोनपुर में रविंद्रनाथ, इन 2 स्मरणों से मैं रविंद्रनाथ को
बेहतर ढंग से समझ पाया। कविता लिखने की ओर झुकाव की भी बेहद दिलचस्प कहानी है। मैं तब 12 साल का रहा हूँगा। माँ एक रात हम दो भाइयों को खाना खिलाते हुए महापुरुषों और 19वीं सदी के चर्चित बंगालियों की कहानियाँ सुनाते हुए उलाहना दे रही थीं कि हम पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं और कुछ नहीं करते। मुझे उनकी बात चुनौती जैसी लगी। अगले ही दिन बाजार से मैं एक कॉपी खरीद लाया और उसमें कविताएं लिखने लगा। हालांकि वे कविताएं बचकानेपन से भरी थीं, लेकिन वह मेरे लेखन की शुरुआत थी। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। लापरवाही की त्रासदी। नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होने से 22 कोरोना मरीजों की मौत दहला देने वाली घटना है। इस हादसे ने एक बार फिर अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसी घटनाएं इसलिए भी ज़्यादा विचलित करती हैं कि लोग अस्पतालों में नए जीवन की उम्मीद से जाते हैं, लेकिन अगर अस्पताल में इस तरह से मौत मिलने लगे तो इससे ज़्यादा भयानक और दुखदाई क्या होगा। इस अस्पताल में इन दिनों कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। बुधवार को अस्पताल के ऑक्सीजन टैंक में रिसाव हो गया। अस्पताल प्रशासन ने हड़बड़ाहट में ऑक्सीजन आपूर्ति बंद कर दी। उस वक्त बड़ी संख्या में मरीज ऑक्सीजन पर थे। ऑक्सीजन बंद होते ही मरीजों की स्थिति बिगड़ गई। रिसाव रोकने के लिए करीब 2 घंटे तक ऑक्सीजन आपूर्ति बंद रखी गई। इसी बीच 22 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस घटना के वक्त अस्पताल में 170 से ज़्यादा मरीज भर्ती थे और इनमें कई मरीज जीवन रक्षक प्रणाली पर थे। जाहिर है हालात तो बिगड़ने ही थे। गौरव तलब है कि अभी देश महामारी से बुरी तरह जूझ रहा है। अस्पतालों में बिस्तर, दवाइयों और ऑक्सीजन के लिए बाहरी मारामारी है। ऑक्सीजन सिलेंडरों की लूटपाट होने तक की खबरें आ रही हैं। ऐसे में अगर किसी अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध हो और फिर भी वहां मरीजों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाए कि रिसाव जैसे हादसे की जगह से आपूर्ति रोक देना पड़े, तो इससे ज़्यादा अफसोस की बात और क्या होगी। बेशक इन दिनों अस्पतालों पर भारी दबाव है, लेकिन कुछ भी हो, मरीजों को सुरक्षा तो सर्वोपरि होती है और इसी बात का ख्याल अस्पताल प्रशासन नहीं रख पाया। जिस अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति का संयंत्र लगा हो, वहां निश्चित रूप से इसकी देखभाल करने वाला मुस्तैद तंत्र भी होना चाहिए। फिलहाल यह गहन जांच का विषय है कि आखिर टैंक में रिसाव की वजह क्या रही, जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत का कारण बनी। क्या टैंक और ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली के रख रखाव में खामियां थीं? जिस विभाग पर इसके रख रखाव की जिम्मेदारी थी, क्या उसकी लापरवाही ही हादसे का कारण बनी? इन बातों की जांच जरूरी है। नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र के रख रखाव की जिम्मेदारी एक स्थानीय निजी कंपनी के हाथ में होने की बात सामने आई है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई गंभीर मानवीय चूक
इस हादसे का कारण रही होगी। गैस का रिसाव जैसी घटना तकनीकी या वाणिज्य गलती के बिना हो जाए, इसकी संभावना कम ही रहती है। यूं अस्पतालों में ऐसे जानलेवा हादसे कोई नई बात नहीं है। पिछले एक साल में देखें तो देश के अलग अलग राज्यों में कोविड अस्पतालों में आग लगने की भी कई घटनाएं हुईं और कई लोग मारे गए। इस तरह की घटनाओं से इतना तो साफ है कि अस्पतालों में सुरक्षा मानकों पर तवज्जो नहीं दी जाती। आखिर क्यों अस्पतालों में आग की घटनाएं सामान्य बात हो गई हैं? पिछले महीने मुंबई के एक निजी अस्पताल में आग की घटना ने अस्पताल प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की लापरवाही को उजागर कर दिया था। बड़े अस्पतालों में सुरक्षा की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की भी होती है। सरसरी तौर पर देखें तो नासिक का हादसा संयंत्र की देखभाल और रख रखाव में लापरवाही का मामला ही ज़्यादा नज़र आता है। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। बिगड़ती व्यवस्था संभालें। देश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने से 22 कोरोना मरीजों की मौत बेहद दुखद है। यह हादसा चाहे जिन कारणों से हुआ हो, इससे यही पता चलता है कि अस्पताल व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहे हैं। निस्संदेह अस्पतालों में आपाधापी का माहौल है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि नासिक जैसी घटनाएं सामने आएं। यह भी ठीक नहीं कि कई दिन बीत जाने के बाद भी न तो ऑक्सीजन की कमी संबंधी शिकायतें दूर होने का नाम ले रही हैं और न ही कुछ खास दवाओं की अनुपलब्धता का शोर थम रहा है। इस सब के बीच इस तरह की खबरें चिंता और निराशा बढ़ाने का ही काम कर रही हैं कि कोरोना मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। ऐसे मामलों की गिनती करना मुश्किल है जिनमें कोरोना मरीजों को यहाँ वहाँ भटकना पड़ा, कुछ की तो मौत भी हो गई। ऐसे मामले स्वास्थ्य तंत्र की दीन दशा प्रकट करने के साथ ही शासन प्रशासन के अपयश का कारण भी बन रहे और लोगों में घबराहट भी पैदा कर रहे हैं। बेशक चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी के काम के बोझ तले दबे हैं, लेकिन कम से कम यह तो नहीं ही होना चाहिए कि कोरोना मरीज उनके दर पर आकर उपचार के अभाव में दम तोड़ दें। बात केवल कोरोना मरीजों की ही नहीं है, क्योंकि अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों की तो अस्पतालों में कोई पूछ परख ही नहीं हो रही है। एक तरह से उनका उपचार करने से ही इनकार किया जा रहा है। यह बुनियादी किंतु ज़रूरी बात समझी जानी चाहिए कि कुछ मरीज अपना उपचार टाल सकते हैं, लेकिन सभी नहीं। स्वास्थ्य तंत्र के समक्ष जो गंभीर संकट आ खड़ा हुआ है, उसके हल के लिए एक सुविचारित रणनीति की अविलंब आवश्यकता है, ताकि अफरा तफरी वाला माहौल शीघ्र खत्म हो। यह रणनीति ऑक्सीजन की आपूर्ति से लेकर अस्पतालों में बेड की उपलब्धता को लेकर बननी चाहिए। क्या इससे हैरान परेशान करने वाली और कोई बात हो सकती है कि एक राज्य
दूसरे पर अपने हिस्से की ऑक्सीजन हड़पने का आरोप लगाए। यह समय ऑक्सीजन, दवाओं, बेड आदि की किल्लत के कारणों का पता लगाने का नहीं, बल्कि उनका निवारण करने और चरमराती व्यवस्था को पटरी पर लाने का है। इसके लिए संबंधित प्रशासकों को मिल बैठकर कोई मानक रूपरेखा बनानी चाहिए, ताकि सब जगह यथासंभव उसका पालन हो और लोगों को यह संदेश न जाए कि अस्पतालों में हाहाकार मचा है। इससे ही जनता को दिलासा मिलेगी और वह संयम का परिचय देगी। संकट के समय संयम का परिचय देना आवश्यक भी है। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। सेहत के सौदागरों पर सख्ती की दरकार। कोरोना महामारी की बेकाबू होती दूसरी लहर में देश भर में चिकित्सा तंत्र हाँफता दिख रहा है। साथ ही संक्रमण के इलाज में कारगर माने जा रही दवाइयों, इंजेक्शन की किल्लत और ऑक्सीजन उपलब्धता पर संकट भी कम नहीं। ऐसा लग नहीं रहा कि केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा इनकी सुगम उपलब्धता के दावे हकीकत के आसपास भी होंगे। देश भर में पिछले सप्ताह के दौरान ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी और जीवन रक्षक दवाइयां समय पर नहीं मिलने की वजह से कोरोना संक्रमितों को जान से हाथ धोना पड़ा। दूसरी ओर आपदा में अवसर तलाशने वालों की करतूतें आने वाले दिनों की भयावह तस्वीर पेश करने को काफ़ी है। मध्य प्रदेश के दमोह में जिला अस्पताल में तो भीड़ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर पहुंचे ट्रक में से ही सिलेंडर लूट ले गई। आपदा के मौके पर राज्यों को भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन हरियाणा ने तो दिल्ली सरकार पर ऑक्सीजन लूटने का आरोप लगा दिया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यहाँ तक कह दिया कि पहले हम अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे, बाद में दूसरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी व जमाखोरी की शिकायतें भी खूब आ रही हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक DGCI ने पिछले साल जुलाई में भी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा था कि रेमडेसिविर को अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दामों पर बेचा जाता है तो तुरंत जांच की जानी चाहिए। कोरोना खतरा टला जानकर सरकारों ने न तो इस इंजेक्शन समेत दूसरी जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता पर ध्यान दिया और न ही जमाखोरों के खिलाफ सख्ती की। पिछले साल की कोरोना मार ने भी सरकारों को ऑक्सीजन का बंदोबस्त करने के लिए भले ही चेतावनी दी हो, लेकिन उन्हें राजनीति से फुर्सत मिले तब ना। अब भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर पक्ष प्रतिपक्ष में बयानबाजी का दौर जारी है। अब सवाल उठता है कि ऑक्सीजन से दवाइयों व इंजेक्शन तक की किल्लत का असली जिम्मेदार कौन है? केंद्र की सरकार हो या फिर राज्यों की? दोनों ने ही अब तक मुनाफाखोरों व जमाखोरों पर कितनी सख्ती की? संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान स्वागत योग्य है कि जीवन रक्षक दवाइयों की जमाखोरी करने वालों पर सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने तक की सख्ती करेगी। मानवता के दुश्मनों को सज़ा में किसी भी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए,
लेकिन ऐसा हो तब ना। स्टॉप।